ओके सो हियर इज द टाइम। 4:05 हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। वी हैव डिसेंट सेट ऑफ numbers which have already joined in. So first of all, welcome to Ashika's monthly webinar. I'm glad and I'm thankful to each one of you. ये हमारा थर्ड सेशन ऑफ वेबिनार है। फर्स्ट सेशन में हमारे पास एक्सचेंज से चीफ बिजनेस ऑफिसर आए थे। सेकेंड सेशन में हमारे पास मार्केट वेटरेंट टेक्निकल एनालिस्ट आए थे जिन्होंने बहुत अच्छा टेक्निकल के बारे में बताया। एंड आज आई थिंक नन अदर देन अजय जी इज विथ अस। अजय जी is known for his research. He is the 25-year-old veteran in the market. I think commodities पर से ऐसा कोई भी इंडिया में नहीं होगा जो अजय जी को नहीं जानता होगा। कोई भी टेलीविजन शो या कोई भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे अजय जी फीचर नहीं हुए हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स जो कमोडिटीज में जीते गए हैं वो अजय जी के द्वारा जीते गए हैं। सो वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अजय जी फॉर for being here present and allowing us to note his research strategies and understand how gold and silver commodities market क्या हो सकता है। Of course 2025 was the year जो commodities को belong हुआ, जहाँ पे सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर ने ऑलमोस्ट 150% का जंप दिया, गोल्ड ने अनदर 60-70% और का जंप दिया। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? आई थिंक अजय जी से बेटर कोई नहीं है जो इस चीज का जवाब दे सकता है। सो लेट्स वेलकम अजय जी टू दिस वेबिनार एंड लेट्स हैंड इट ओवर द माइक एंड स्टेज टू हिम। वेलकम अजय सर फॉर दिस वंडरफुल वेबिनार। थैंक यू राहुल। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को, अब ये आदत हो गई दर्शकों को, जबकि हमारे पास पार्टिसिपेंट है, तो मकर संक्रांति और हैप्पी न्यू ईयर। एंड बिल्कुल जो करेक्ट। आपने बहुत ही अच्छा एक इनपुट मुझे दिया, वो कि सिल्वर को गोल्ड मेडल मिल गया और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिल गया, बट कॉपर कहीं ना कहीं खड़ा है और तीसरे नंबर पे भी कॉपर चल रहा है। तो एग्जैक्टली, लिटरली सो एक कॉपर को ब्राउन्स मेडल मिलेगा। तो लिटरली एक कमोडिटी ईयर है। और आज के इस जो अपन टॉक शो रख रहे हैं उसके अंदर भी मैं कोशिश यही करूंगा, बिकॉज फ्रेंकली मैंने ये देखा, इंडिया बीइंग ए कमोडिटी कंट्री, वी हैव नेवर सीन कमोडिटी एज ए असेट क्लास। बट करेक्ट। लास्ट 5 सालों में जो चेंजेस हुआ और जो अपॉर्चुनिटीज है वो रिमार्केबल है। तो आज मैं उसी चीज को थोड़ा और क्लेरिफिकेशन के साथ, नंबर्स के साथ अपन देखेंगे। नहीं, डेफिनेटली अजय सर, दैट इज व्हाट मेरे को लगता है ऑडियंस आर आल्सो लुकिंग। एंड आई मस्ट बी टेलिंग यू दैट मेरे पास 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड मैं पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसे को जिनको जो भी क्वेश्चन अजय सर से पूछना हो कृपया चैट बॉक्स में लिख दिए। सेशन खत्म होने के बाद मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस उनको पूछूंगा और आपके भी जो भी क्वेश्चंस आपने चैट बॉक्स में लिखे हैं मैं उसे भी कवर करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। So let's not waste time. Next 35-40 minutes over to you, Ajay sir. Please enlighten us for all the commodities knowledge you have. Thank you. थैंक यू हरी, एंड थैंक यू राहुल फॉर सच ए गुड अपॉर्चुनिटी। एंड एक मेरा थोड़ा सा एक कंसर्न ये रहता है कि कभी भी जब मैं ये सेशंस लेता हूँ तो मैं ज़्यादा करके इंटरेक्टिव सेशन देता हूँ। तो आई थिंक चैट विंडो इज ओपन एंड वी आर अराउंड 25-26 पीपल। तो प्लीज मेक श्योर कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मैं सवाल भी करता रहता हूँ कि कमोडिटी शांत बैठने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इक्विटी में तो हम नंबर्स के साथ प्ले करते हैं, बैलेंस शीट रेशियोज, बट कमोडिटी चिट चैट वाली है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलने वाला है। तो ये सब चीजें, तो चैट विंडो ओपन रहे और इनके कुछ भी अगर क्वेरी आप तुरंत आप डाल दीजिए। राहुल इज विद अस, नोट करेंगे हम लोग चैट विंडो पे भी कंसर्न रखें। चलिए अजय जी, एक स्टार्ट और चीज करते हैं। आपको, सॉरी इंटरप्ट करते हुए, एक और चीज बताते हुए, काफी क्लाइंट्स हमारे साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं जो हमारे ऑफिस में कोलकाता है या बॉम्बे ऑफिस में रहते हैं। तो अगर उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी होगा तो हम चैट विंडो में डाल देंगे। तो कुछ भी अगर होगा तो हम आपको डेफिनेटली हाईलाइट करते रहेंगे। यू कंटिन्यू विथ योर फ्लो। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा लगा क्या आपको इंटरप्ट करना चाहिए तभी इंटरप्ट करेंगे, नहीं तो आप आराम से अपने फ्लो के साथ प्लीज कंटिन्यू रखें। ग्रेट ग्रेट, तो देखो सर मनोज जी देखिए का अभी क्वेश्चन सवाल आना भी आ स्टार्ट भी ही हो गया गए। है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको वॉइस एकदम क्लियर आ रही है और विंडो आराम से दिख रहा है, तो चैट विंडो पे सब लोग सी करके टाइप करके डाल दीजिए, सो दैट आई विल कम टू नो यस एवरीथिंग इज बीन वेरी मच क्लियर एंड वी कैन
रेडी फॉर गो अहेड। और ये सेशन जो 30-35 मिनट्स का बोलने के लिए है, मैं जनरली राहुल को रिक्वेस्ट करूंगा मुझे ब्रेक लगाने की कोशिश रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है कमोडिटी में जब मैं बह जाता हूँ तो लंबा बह जाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड कमोडिटी ग्रोथ इन कैपिटल मार्केट। जनरली व्हाट वी सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कमोडिटी, वी थिंक ऑफ गोल्ड सिल्वर मैक्सिमम। ये तो अभी 6 महीने के अंदर कॉपर की बात नजर आने लग गई। अदरवाइज तो हम कमोडिटी में खाली सोने चांदी को ही समझते हैं और क्या है देखते ही नहीं। बट आज के इस सेशन में ठीक है मैं मेटल ही कवर करूंगा, बट फ्रेंकली एग्री कमोडिटी इज गोइंग टू बी फायर ऑन फायर इन 2026। और वो क्यों होगा वो लास्ट में भी मैं बताऊंगा। और एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखिए, बिकॉज जब भी मैं देखिए बहुत जन से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार अपन हल्दी लेंगे, तो बोलते हैं सर हल्दी के 100 बोरी मेरे घर पे आके रखने वाले हो क्या? तो मैं बोलता नहीं, जैसे आप कैश बैंक में रखते हो, स्टॉक डीमैट में रखते हो, वैसे ही कमोडिटी वेयर हाउस में होता है और आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड से बेटर वर्ड रहेगा इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितना रिस्क आप इक्विटी में लेते हो उससे कम रिस्क आपको कमोडिटी में लेना है, क्योंकि कमोडिटी जीरो नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन वेयर वी विल बी डिस्कसिंग एज यूजुअल डिस्क्लेमर कि जो भी ये मैं आज प्रेजेंटेशन ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ऑलरेडी राहुल ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे ही दिए हैं। ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड माय 25 इयर्स इन दिस कमोडिटी मार्केट। 2002 में जब इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट स्टार्ट हुआ था तब से मैं हूँ। और ऑलमोस्ट जितने भी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, नेशनल मीडिया में मेरे व्यूज आते रहते हैं। कमोडिटी एज ए असेट क्लास वी हैव नेवर सीन। हमने देखा कमोडिटी तो खाली कंजम्पशन की चीज है। सुबह उठकर चाय पीते हैं कमोडिटी, शुगर डालते हैं कमोडिटी, लंच करते हैं कमोडिटी, डिनर में दूध पीते हैं वो भी हल्दी वाला, वो भी कमोडिटी है। तो हमने आज तक कभी भी यही देखा है कि कमोडिटी तो खाली कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए है नहीं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। मैंने जब गाड़ी सीखी थी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर तो बाद में सीखे, बट टू व्हीलर जब मैंने सीखा था पेट्रोल वॉज अराउंड 16 रुपीज, एंड टुडे सेम पेट्रोल इज अराउंड 116 लेट से। बट मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं कहाँ पेट्रोल में इन्वेस्ट करके बैठूं। सिमिलरली हमने देखा गोल्ड इतना बढ़ गया, ज्यादा हम क्या करते हैं कॉइन्स ले लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं, बट वी हैव नेवर थॉट और हमको बताया भी नहीं गया कभी कि हम लोग कमोडिटी में ऐसा निवेश कर सकते हैं, हम कंजप्शन करते हैं। वो मैं आपको आगे भी बताऊं। कमोडिटी एज एन एसेट क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो लो कोरिलेशन है ट्रेडिशनली जो हम लोग स्टॉक और बॉन्ड से देखते हैं। इन्फ्लेशन हैज है। आप कभी भी देखिए, मैं बहुत जन को ये बोलता हूँ कि आप इक्विटी में पैसा क्यों डालते हैं। बहुत बार आप हम देखते हैं कि हमारे पास बंदे आते हैं बोलते हैं सर कैश मत रखिए, आप एटलीस्ट बैंक में एफडी कर लीजिए। क्यों? इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, इक्विटी में डाल दीजिए, नहीं तो इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। बट मुझे बताओ इन्फ्लेशन होता किससे? तो इन्फ्लेशन होता है जब कमोडिटी महंगी होती है। फ्रॉम 25 years बैक वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट के जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं कमोडिटी में, बट नाउ वी हैव। म्यूचुअल फंड में ईटीएफ है, मल्टी एसेट है, फ्यूचर्स है, ऑप्शन है, बहुत सारी चीज आ गई जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोग कमोडिटी में निवेश कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। कमोडिटी एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। और साथ में अब हम देखते हैं कि ग्लोबली चीजें डायनामिकली चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियल यूज में आ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वेन एवर आई सी दिस चार्ट आई सी ए ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी इन कमोडिटी मार्केट। ये चार्ट मैं 2012 से देख रहा हूं, बट मेजरली मेरे लिए जो आई ओपनर था वो था सितंबर 2019। सी दिस चार्ट इज कॉम्प्राइज ऑफ S&P GSCI इंडेक्स वर्सेस S&P 500। तो GSCI इज गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स वर्सेस इक्विटी इंडेक्स। That means whenever this index goes up, that means commodity is outperforming. And whenever this index comes down, तो हम बोलते हैं कि commodity is underperforming and equity is performing. आप मैं 1970 की बात करूं, बहुत जन बोलेंगे आई डोंट नो, 90 सुना सुना है। चलिए 2008 की बात करते हैं। 2007-8 में ये इंडेक्स पहले ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या हुआ, इक्विटी में तेजी आई थी और कमोडिटी वाज अंडरटोन। लेकिन जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इमीडिएटली इक्विटी में क्रैश आया और कमोडिटी हमने शूट अप होते हुए देखा।
बट कभी भी आप ये देखिए, ये जो मोमेंटम है ये प्रेडिक्टेड है। 2019 में ये इंडेक्स फ्लैट हो गया और पहली बार हमने देखा ये 1 के नीचे गया। अब जब भी ये इंडेक्स 1 के नीचे, तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि मीन रिवीजन करके ये पहले 4.2 था बट अभी 3.88। अगर ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब है जीसीआई इज गोइंग टू ऑन अपर साइड एंड इक्विटी शुड कम डाउन। बट व्हाट हैपेंड, यहाँ पे हम देखते हैं ये वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, हमेशा रिकवर कर जाता था। बट व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे ये फ्लैट क्यों हो गया? इसमें फ्लैट होने का कारण क्या था? कोविड के बाद इकोनॉमी को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने काफी फंड्स इकोनॉमी में बूस्ट किए, जिसकी वजह से इक्विटी भी रैली किए एंड कमोडिटी भी रैली किए। आज गोल्ड, अगर कोविड से पहले की अगर मैं बात करूं, गोल्ड वाज ट्रेडिंग अराउंड 28,000 एंड टुडे वी हैव गोल्ड टू ट्रेड एट 1,44,000। सिल्वर वाज हार्डली around 37, 38,000, let's say 40,000, and today 40, 80, 160, नहीं, 285। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कमोडिटी मल्टीफोल्ड हो गई है, इक्विटी में भी जंप आया है। बट अभी भी मुझे लगता है ये इंडेक्स लास्ट ईयर अक्टूबर तक 1 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दिस गिव्स मी ए इंपॉर्टेंट करेज कि अगले 4-5 साल में अगर ये मीन रिवीजन करता है, दैट मीन्स इक्विटी हैज टू क्रैश डाउन। और चलो इक्विटी क्रैश नहीं होगी तो यहां से कमोडिटी एटलीस्ट डबल ट्रिपल हो जाए। इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी सिल्वर, इट कुड बी कॉपर। यस, कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। आज कॉपर आप देखिए 800 रुपए वाला 1400 के करीब आने की तैयारी कर रहा है। बिलीव कीजिए 2000 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स है, रेट कट्स अवेलेबल है मार्केट में, इन्फ्लेशन इज 2.7, कल ये यूएस का इन्फ्लेशन आया 2.7 है। तो ये सारे फैक्टर्स कमोडिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कमोडिटी साइकिल को भी आगे। बट प्लीज समझिए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है, दिस चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, जहां पे हम कमोडिटी वर्सेस इक्विटी करते हैं एंड विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि वेयर कमोडिटी इज हेडिंग, वेयर इक्विटी इज। अभी तक जो भी चीज मैंने बताई है दैट आर इजीली अवेलेबल ऑन न्यूज। मैंने सबसे जो चर्चित मेरा रहा है वो रहा है, मैंने इंफॉर्मेश जो पहले एनएससी कॉन्जेंसिस था, यहाँ पे मैंने अप्रैल 2024 में बताया था कि सिल्वर 1.5 लाख हो जाएगा 18 मंथ्स में। और एग्जैक्टली अक्टूबर 25 में, अगर आप अभी भी गूगल करोगे ना, अजय केडिया सी सिल्वर एट 1,50,000 इन 18 मंथ्स, आपको मिलेगा पूरा आर्टिकल। अक्टूबर 3 तारीख को मैंने कहा था कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है 8 से 10% का, बट वेंट टू दी 18%। तो ऐसा कहते हैं, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कमोडिटी सुपर साइकिल। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कमोडिटी सुपर साइकिल, जनरली व्हाट हैपेंड, कोई ना कोई कमोडिटी ऊपर जाती है और जब भी इंडेक्स ऊपर जाता है वी कॉल्ड एज सुपर साइकिल हैज स्टार्टेड। बट पहला जो स्टार्ट होगा वो क्रूड ऑयल से। देखिए 1970 में भी हमको क्या दिखाई दिया? क्रूड ऑयल। 1992 में भी हमने क्या देखा? हमने मिडिल ईस्ट में इंसर्जेंसी देखा, जहां पे हम गल्फ क्राइसिस बोलते हैं, बट अल्टीमेटली कमोडिटी क्या थी? क्रूड। अब 2008 में भी हम इसको क्या नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, और भी दो नाम है। तो मैं बोलता हूँ ये एक सबप्राइम के नाम से भी आप जानते हैं, दुबई में जो हमने प्रॉपर्टी का देखा। लेकिन वहां पे भी आप देखोगे तो 16 फरवरी 2008 को कच्चा तेल $150 टच कर गया था। आप लोग गूगल कीजिए, हम लोग मोर देन 40 जन है। तो $150 टच किया तो इधर भी क्या हुआ? क्रूड बढ़ा, इधर भी क्रूड बढ़ा, इधर भी क्रूड। तो एक्चुअली आप मान के चलिए कमोडिटी सुपर साइकिल की सबसे पहली कड़ी है क्रूड ऑयल। व्हेनेवर देयर इज a sharp rise in crude oil prices, that means this is a new start of commodity super cycle। तो यहां से पहले रैली स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट हम लोग उसको कैटेगरी में रखते हैं रिएक्टिव। मतलब जैसे बचपन में हम लोग एक पेड़ था, छुई मुई टच करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, रिएक्ट करेगा इमीडिएटली। तो क्रूड ऑयल कोविड के बाद तुरंत रिएक्ट किया, और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमने क्रूड और नेचुरल गैस भी, आपको ध्यान हो तो $10 का लेवल छू गया था। अब यहां से स्पिल ओवर बढ़ता है और बढ़कर सोने में जाता है। अब यहां से 2020 से रैली स्टार्ट हुई और सितंबर 2022 तक ये रैली चली, जिसके बाद ठीक है ऊपर नीचे होता रहेगा। बट ये ऑनसेट करता है सितंबर 2022, जहां से गोल्ड चलना स्टार्ट हुआ। और बहुत ही अच्छा कोरिलेशन बताता हूं, फरवरी 2008 को कच्चा तेल $150 टच करता है,
और बराबर 8 महीने बाद आप चाहिए तो चार्ट ले लीजिए और देख लीजिए, मार्च 2008, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 2008 से $645 से गोल्ड बढ़ना स्टार्ट होता है और 1920 का हाई मारता है 11 अप्रैल 2011। आप डेट के साथ चेक करें। और बहुत ही अच्छी चीज मैं अभी बताता हूं आपको, रशिया यूक्रेन वॉर, फटाफट चैट विंडो पर डाल के बताओ कौन से मंथ में हुई थी डेट के साथ, अगर किसी को याद है तो फटाफट डाल के बताइए मेरे। तो डेट वॉज इन 2022। डेट क्या थी? 1 या 2 मार्च का डेट था। और वहां से एक मंथ कैलकुलेट करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एग्जैक्टली अक्टूबर 2022 से गोल्ड $1645 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 1645। और आज क्या भाव है? 4645। तो अच्छा, अब और मजे की बात है कि ये अक्टूबर 2008 और अक्टूबर 2022 में सेम चला। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। फिर इसके 2 साल बाद 2010 के बाद अगर आप चेक करोगे तो कॉपर भी वो टाइम पे बढ़ा था। एग्री कमोडिटी भी 2010, 11, 12 में सुपर रैली आई थी। उड़द के भाव, राहुल आप तो जानते होंगे, उड़द, चना वो टाइम पे बहुत ज्यादा, बार्ली, सोयाबीन में बहुत बड़ी रैली आई थी, और कॉपर और ये जब में भी रैली थी। इस बार भी अब क्या हुआ, अक्टूबर जैसे ही फिनिश हुआ, हमने देखा कॉपर में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो आप देखोगे बुलियन की रैली करीबन 3 साढ़े 3 साल चलती है, और जैसे ही ये पीक करने लग जाती है उससे पहले आप देखोगे बेस मेटल में स्पिल ओवर स्टार्ट हो जाता है। और यही स्टार्ट हुआ 2025 में, जब हमने देखा कॉपर was hardly trading at 800, 820, 830, and today it's currently around 1320। और ये दोनों सेक्टर एक साथ चलते हैं, दैट इज बेस मेटल एंड एग्री, बिकॉज दीज आर कंजम्पशन सेक्टर्स। आज इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रेट कट्स करने पड़ेंगे, और जब रेट कट्स होंगे तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेंगे, और जब कंजम्पशन बढ़ेंगे तो कमोडिटी लाइक कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम विल गो ऑन अ टॉस। सप्लाई कंसर्न तो अभी भी बने हुए, कोई कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़े, एंड दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से पहले एनर्जी, फिर बुलियन, फिर बेस मेटल और एग्री। ये कमोडिटी, और एग्री में भी ध्यान रखिए, जो नॉन असेंशियल कमोडिटी है उनमें आप देखिए मल्टीफोल्ड पैसा आएगा। अच्छा, कमोडिटी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रहा है। हम लोग ज्यादा करके इक्विटी के देखते हैं, कमोडिटी का आप देखिए आज ये थोड़े बहुत, अभी अगर हम देखते हैं तो ये लास्ट 1 वीक पहले है, क्योंकि 1 लाख रुपए तो चांदी मात्र एक महीने में ही बढ़ गई थी। बट अगर आप 5 साल में देखोगे, सोना 176%, चांदी 230%, क्रूड 50, मतलब हार्डली एक कमोडिटी ऐसी दिखेगी, मेंथॉइल, बिकॉज इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंथेटिक मेंथा। अदरवाइज सब कमोडिटीज में आप देखोगे तो सीएजीआर लगा लो, आप जो भी लगाना होगा। अच्छा, एक ब्यूटी और है कमोडिटी की, कि इक्विटी के लिए आपको पीएचडी करनी है, आपको सीए बनना है, आपको रेशियोज पढ़नी है, बट कमोडिटी में वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़ाई हुई, गोल्ड बढ़ा। बैलेंस शीट, जैसे आप इक्विटी के बैलेंस शीट देखते हो वैसे कमोडिटी की बैलेंस शीट है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू गेट न्यूज है। और पहला चीज है कि आज अगर आपके यहाँ पे सपोज करो कोई ऐसा स्टॉक है, लेट्स से मैं बोलता हूँ डीएलएफ है। आज डीएलएफ का भाव अगर हम बोलते हैं 650 का भाव चल रहा है, लेकिन ये डीएलएफ यूएस में क्या चल रहा है नहीं पता, क्यों है नहीं वहां पे। बट कमोडिटी इतना ब्यूटी है कि मालूम है आपको, जापान में गोल्ड हरे कलर में मिलता है, नहीं पीला ही मिलता है। तो आप समझिए, गोल्ड चाहे जापान हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूएस हो, सब जगह गोल्ड गोल्ड है। तभी तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आती है। आज मैं तो क्या करता हूँ, जापान को ट्रैक करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जापान जब ओपन होता है तो वो बोलता है आज तो तेजी होगी, फिर उसको फॉलो करता है चाइना, फिर फॉलो करता है इंडिया, फिर दुबई, फिर लंदन, और फिर लास्ट में बेचारा यूएस आता है। तो आप अगर इस साइकिल को समझ के करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट आइडिया कि हाउ मार्केट इज मूविंग। तो रिटर्न वाइज भी अगर आप देखोगे तो जिस ढंग से आपका इक्विटी है, वैसे ही कमोडिटी रिटर्न भी शानदार है। और ऐसा नहीं है अरे सर इस बार खाली ये सोना चांदी चल गया ना, इसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो। मैं आपको ये लिटरली बोलता हूँ, ये आप 2022 से देखिए, जब सोना, जो मैं आपको रैली बता रहा था, देखिए ये 2022 है, ये जुलाई है, और ये कहीं ना कहीं अक्टूबर है। और यहां से अगर अक्टूबर से आप बेस बनाओगे तो आपको ये 1650, 1645 दिखेगा। आप देखिए क्या शानदार रैली बनी, वही $650 जो 2008 सितंबर अक्टूबर में था, वहां से मार्केट अभी 46 है।
अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो 2 साल में इतनी बड़ी तेजी आ गई इसलिए आपको बातें आ रही है। नहीं, अभी तक क्या हो रहा था, हम हमारी बिल्डिंग के नीचे एक आदमी खड़ा था, उसको हम पहले वॉचमैन बोलते थे, इसकी वैल्यू नहीं करते थे। बट अब क्या बोलने लगे, सिक्योरिटी ऑफिसर। तो हमको भी मजा आता है, अरे हमने एक सिक्योरिटी ऑफिसर को नीचे रखा है, और उसको भी मजा आता है। तो कमोडिटी एज ए इन्वेस्टमेंट बात करने लग गए। तभी तो म्यूचुअल फंड को भी समझ में आया। अरे आज आप लोग बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे? अरे आज चलो फटाफट चैट विंडो पे एक ना पोल ले लेते हैं फटाफट। गेट मी 5 थिंग्स, एक एक भी डालोगे चलेगा, जिससे इक्विटी मार्केट क्रैश कर सकता है। फटाफट मेरे को सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। वी हैव क्रॉस 50 कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दैट इक्विटी मार्केट गेट क्रैश। फटाफट चैट विंडो पे डाल के बताइए। और जो सबसे पहले देगा उसको राहुल जी सोनी का एक सिक्का देखेंगे। चलिए, तो ट्रम्प वेरी गुड, जियो पॉलिटिकल, लिक्विडिटी ठीक है, इन्फ्लेशन, गोल्ड मार्केट ठीक है, गोल्ड मार्केट वैसे ही है। प्लीज समझिए कि अगर इक्विटी मार्केट बजट हो गया, कभी भी इक्विटी मार्केट डीमोनेटाइजेशन जैसे एग्जांपल, या शिवा ने सबसे पहला और सबसे बढ़िया दिया, वॉर। आज लड़ाई होगी तो क्या होगा, इक्विटी टूटेगा। ठीक है, आज डीमोनेटाइजेशन होगा, इक्विटी टूटेगा। डोनाल्ड ट्रंप को छींक आ गई, इक्विटी टूटेगा। ईरान पे हमला हुआ, यहां पे टूटेगा। नैस्डैक में फॉल आया तो आएगा। एआई बबल बस्ट होगा तो इक्विटी टूटेगा। अरे ये सब टूटेंगे, लेकिन वॉर होगा तो गोल्ड बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को छींक आई तो गोल्ड बढ़ेगा। यूएस ने रेट कट किया तो गोल्ड बढ़ेगा। बबल बस्ट होगा तो गोल्ड बढ़ेगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तरफ वो इक्विटी है जो हर चीजों में गिरने की तैयारी में बैठा हुआ है, और एक तरफ गोल्ड है, तू गिर मैं बढ़ू। मतलब विक्रम बेताल वाली कहानी है, इक्विटी तू गिर मैं बढ़ू। तो ये चीज किसी को नहीं पता थी पहले। लोग क्या सोचते थे, दोनों का कोई कोरिलेशन ही नहीं है। लेकिन अब ये होने के बाद से हमको समझ में आया कि यस, गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात बताऊं, आज आप सोना, मैं आज आपको सिखा रहा हूं, गलत है। सोना आपके डीएनए में है। रामायण में हैव यू हर्ड अबाउट सोने की लंका? माता सीता भी सोने का हिरण दिखती थी। मतलब उनका थॉट प्रोसेस तो ये है, अरे हिरण भी हमारे पास सोने के हैं। अरे मजाक के रूप में नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप सोचो, माता सीता एक रानी थी, ठीक है, जो पूरे भारतवर्ष में राज करते थे। उनको इतनी इतनी नॉलेज नहीं है कि हिरन भी इंसान सोने का हो सकता है। तो ये थॉट प्रोसेस में जाना बाकी है। आज हमारे लाइफ के अंदर बच्चा अगर छोटा है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है कान की बाली, वो भी सोने की। या कुछ रिलीजियस में ऐसा होता है कि बच्चा छोटा रहता है तो चांदी की चम्मच से उसको पानी या घुट्टी बोलते हैं वो देते हैं। तो अगर इनिशियली थिंग्स भी स्टार्ट होती है सोने चांदी से ही। चाहे शादी हो तब भी हमको गोल्ड चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, मिडिल एज है तो हम प्रोविजन करके चलते हैं, रिटायरमेंट है तो अच्छा। एक चीज और है, लेगेसी। ये आज अगर किसी को अपने असेट्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर पास ऑन करना है तो कैश थोड़ी देंगे। अगर दिया होता तो 1,000 रुपए का नोट तो आज की डेट में काम हो गया होता। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड दिया, और गोल्ड चल रहा है। अच्छा एक और चीज है, मैं रिसेंटली कोई इवेंट में गया और मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं कि सर, ये आपके पास भी आते होंगे, सर आईटीसी का स्टॉक अगर 1980 में लिया होता, या आइसर मोटर, विप्रो, कौन से स्टॉक है, आप लोग चैट विंडो में डाल के देखो, इंटरेक्शन रखेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। कौन से ऐसे स्टॉक है जो 1980 85 में अगर लिए होते तो आज मल्टी बैगर बन जाते हैं? फटाफट चैट विंडो में डाल के होता। एमआरएफ, वेरी गुड। तो अभी जी आपके पास कितने एमआरएफ, या आप कितने जन को जानते हो जिनके पास एमआरएफ है लेकिन आज का नहीं, 1980 में ले रखा है? आज विप्रो के लिए हम लोग बोल रहे हो, लेकिन आप एक आदमी मेरे को बताइए जिसके पास 1980 से आज तक लेके बैठा हुआ है। वेरी लेस। नहीं, आज आप समझो कि 1 लाख में से एक आदमी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन मैं आपको 1 लाख में से 1 लाख आदमी बताऊंगा जिन्होंने 1980 नहीं, 1940 से उसकी फैमिली ने गोल्ड लेके रखा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तो चीज क्या हो रहा है। 1970s में हम क्या बोलते, हमको अंग्रेज आकर क्या बोलते थे, आप वो नमक से और हल्दी से टूथपेस्ट कर रहे हो, खराब है। बट आज आपको पूछते हैं, आपके पेस्ट में नमक है क्या?
तो आप समझिए, जो मैंने वॉचमैन और सिक्योरिटी ऑफिसर वाली कहानी बताई ना, वो चीज आज हमारे साथ हो रही है। हम हमारे पूर्वज जानते थे कि धनतेरस और अक्षय तृतीया में एसआईपी करनी है हमको गोल्ड में, साल में 2 बार तो एसआईपी करो। लेकिन आज उसका चीजें चेंज क्या हो रहा है कि आप रेगुलर कर लो। अब उसके लिए क्या किया कि इन्होंने कहीं ना कहीं वेल्थ प्रिजर्वेशन का नाम दे दिया, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आ गए, ईटीएफ्स लेके आ गए, और इसी तरीके से हमारी जो लेगेसी वो तो चली रही है, बट मॉडर्न डे के साथ भी उसको घुल मिल रही है। अच्छा, एक मजे की चीज है, संडे को आपको फोन आता है, आपको फोन आता है, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, और इंश्योरेंस ले लो। आज तक कभी किसी को भी ऐसा फोन आया? अभी का छोड़ देना, क्योंकि अभी तनिष वाला कर रहा है, सर गोल्ड ले लो, गोल्ड का भाव नीचे आया, गोल्ड ले लो, नई डिजाइन आए। किसी के पास फोन आया? हम लोग 50 जन के आसपास है, सोने के लिए किसी का भी फोन आता है? तनिष को छोड़कर, अभी वो इन्होंने एक्टिविटी 2-3 जगह चालू की है। अदरवाइज जनरली हमारे पास इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सब आता है। बिकॉज इंडिया में गोल्ड एक इमोशन है, असेट नहीं है। सर वी कॉल्ड फॉर एससीपी, बहुत बढ़िया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया में कंपटीशन है नहीं कमोडिटी का। आज जिस दिन आपके पास फोन आने लग जाए ज्वेलर का, आपके लोकल ज्वेलर का, सर एक बहुत ही बढ़िया चैन आई है, ले लो ना सर, और सोने का भाव भी नीचे आए, आप समझ जाओ मार्केट में अब कंपटीशन है। अभी तो जितने ज्वेलर है वो सोना चांदी बेचते ही नहीं है। हम लोग जाकर सोना चांदी लेकर आते, अरे घर में शादी है सोना दे दे यार, घर में फंक्शन है चांदी दे दे। लेकिन जिस दिन ये ज्वेलर हमारे पास आएंगे उस दिन सोने में कंपटीशन आएगा। सोना तो अभी तक कंपटीशन में ही नहीं है। तो गोल्ड इज ए इमोशन इन इंडिया, नॉट एन असेट अप टिल नाउ। इंडिया में कोई डेडिकेटेड एजेंट ही नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए एजेंट है, इंश्योरेंस के लिए एजेंट है, बट गोल्ड के लिए तो कोई एजेंट ही नहीं है। साथ में हमारे यहाँ पे लोग गोल्ड बाय करते थे बट बेचते नहीं थे, क्योंकि एक कल्चरल अटैचमेंट है। जैसे बॉलीवुड में सुनते हैं ना हम लोग, माँ के कंगन, तो अब कौन बेचने जाएगा माँ के कंगन को? तो इंडिया में जो अटैचमेंट है वो कल्चरल अटैचमेंट है। अब इस चीज के चलते ही इंडिया, एक तो अच्छा, दूसरा कोई प्रोडक्ट भी नहीं था इंडिया में, तो हम लोग क्या करते थे, ज्वेलरी या गोल्ड बार ये सिल्वर लेके बैठ जाते थे। बट कोविड ने हर चीज चेंज कर दी, क्योंकि कोविड में जब इक्विटी क्रैश हुआ तो गोल्ड में तेजी आई, और पोस्ट कोविड जियो पॉलिटिकल टेंशन ने जगह ले ली, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़ गया। उसी को देखते हुए सेंट्रल बैंक ने कंटिन्यू गोल्ड में बाइंग की, और वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग पिछले 50 सालों में आज तक कभी नहीं की होगी, वो इन्होंने की। और म्यूचुअल फंड ने तो बहुत ही गजब काम किया है। 2012 से पहले क्या था, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और उसके बाद क्या किया, म्यूचुअल फंड सही है, और ऐसे कर करके हमको बेचा। लेकिन अब उनको समझ में आया, यार इक्विटी मार्केट टूटेगा तो हम क्या करें? तो किसी ने समझा, भाई गोल्ड ले ले, अगर गोल्ड में एलोकेशन डालोगे तो कल इक्विटी टूटेगा तो गोल्ड बढ़ जाएगा। आज उठा के देख लो, जो मल्टी एसेट फंड है उन्होंने अच्छा किया है। क्यों अच्छा किया? क्योंकि इक्विटी अच्छा नहीं करा था, सोना चांदी आज भी, सोना 4% ऊपर है, आज का हाई है 2,87,990। तो सोना चांदी बढ़ रहा है, आपका इक्विटी सो भी रहा है, तभी अब सोना जगा के बैठा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोविड हैज अनवैल्यूड इंडिया में इन्वेस्टमेंट का तौर खोला। जैसे रामायण में हम देखते थे हनुमान जी, सब चीज थी, लेकिन जामन जब आकर उनको जगाया, हनुमान उड़ सकता है तो वैसे ही अब गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सचेंजों ने, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब गोल्ड को समझना बहुत इजी है, इक्विटी जैसा नहीं है कि आपको बैलेंस शीट देखनी है, क्या करना है। देखिए, यूएस ने रेट कट किया तो क्या होगा, लिक्विडिटी आएगी। अब लिक्विडिटी मतलब जो भी बॉन्ड में पैसा लगा हुआ वो निकलेगा। अब निकलेगा, जाएगा कहाँ पे? सोने में जाएगा। तो कभी भी रेट कट की न्यूज आएगी, अभी आप देखो ना, कल इन्फ्लेशन 2.7 आया, डोनाल्ड ट्रंप वैसी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं 3 रेट कट करूंगा, 4 रेट करूंगा। तो अगर एग्रेसिव रेट कट होगा तो पैसा बॉन्ड से निकलेगा, और बॉन्ड से निकलेगा तो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड बढ़ेगा। डॉलर इंडेक्स में अगर तेजी आएगी तो गोल्ड गिरेगा। लेकिन जब डॉलर बढ़ता है गोल्ड बढ़ता है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। सेंट्रल बैंक क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि रशिया का जितना भी रिजर्व था उसको फ्रीज कर दिया। उसकी वजह से टेंशन क्या हो गया, कल को जैसे अभी वेनेजुला के साथ हुआ, चुपचाप 3 घंटे के अंदर 20 ट्रिलियन उड़ाकर लेके आ गया। आप सोचो, 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के ऑपरेशन के अंदर 20 ट्रिलियन, क्योंकि वेनेजुला के पास कच्चा तेल का सबसे बड़ा रिजर्व था। और इनफैक्ट अभी जो 2-3 सालों से लड़ाई हो रही है ना, ये कोई जियोपॉलिटिकल रीजन नहीं, ये कमोडिटी की लड़ाई है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है, क्यों? कमोडिटी है। आज चाइना रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट करने से मना करता है। रशिया
ये क्रूड का ही कर रहा है, तो वो भी कमोडिटी है। आज रशिया यूक्रेन पे हमला करता है जमीन लेने के लिए, क्योंकि मिनरल्स है उधर। यूएस यूक्रेन को बोलता है ये हमको पैसा दे, हमने देखो जो वॉर हेड्स ये सब दिए हैं उसके अगेंस्ट हमको तो ये मिनरल्स दे दे। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये कमोडिटी की लड़ाई चल रही है, ये कोई आम लड़ाई नहीं है। क्योंकि आज से 40 साल पहले जिसके पास कच्चा तेल होता था वो विनर होता था। बट आज हम डिजिटल एज में आ गए हैं, और जब डिजिटल एज में आते हैं तो उधर हमको कॉपर चाहिए, सिल्वर चाहिए, मेटल चाहिए, खाने के लिए कमोडिटी चाहिए। तो ये जो चीजें हो रही है ये कमोडिटी की लड़ाई हो रही है, तो बहुत इजी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, सोना बढ़ेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन फियर है, सोना बढ़ेगा। ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट, सोना बढ़ेगा। रुपी इंपॉर्टेंट है, अगर रुपी में गिरावट आती मतलब 87, 88, 89, 90 ऐसे रुपया अगर गिरेगा तो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट महंगे होंगे, और जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड में तेजी आएगी। Similarly, there is a tool called gold silver ratio which suggests whether gold is costlier or silver is costlier, because silver is an industrial metal whereas gold एक safe haven metal है। तो whenever there is an uncertainty, generally gold silver ratio goes up, that means uncertainty is there. Whenever this gold silver ratio comes down, that means industrial demand is quite good, and that is why this ratio is coming down. Just रब्स, अभी अपने को ये लेना है सवाल क्वेश्चंस, या लेटर ऑन हम लोग ले? लेटर ऑन ही लेते हैं, साथ में लेते हैं। आप मेजोरिटी क्वेश्चंस आंसर करते हुए जा रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। सो ज्वेलरी डिमांड, बिकॉज आज हमारी हाउस वाइफ ने ये तो प्रूव कर दिया कि हम कितने भी बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बट बीट तो सोने चांदी ने ही किया है जो वो लोग ज्वेलरी ले रहे हैं। तो वाइफ आकर बोलती है देखो आप तो इक्विटी में डाल डाल के बैठे हो, बट गोल्ड सिल्वर ने तो हमारा अच्छा रिटर्न दे दिया। माइन की सप्लाई, ये ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा डेटा है। अगर कोई माइनर हेजिंग कर रहा है दैट मीन्स उसको रिस्क दिख रहा है कि आगे भाव नहीं बढ़ेगा, सिंपल है, भाव नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। गोल्ड में वॉलिडिटी आती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है और कुछ ना कुछ चलता है। और ये इसके लिए आपको कोई ब्लूमबर्ग टर्मिनल लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कोई भी न्यूज देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने बम मारा, सोना बढ़ेगा। बाढ़ आ गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, कहीं ना कहीं गोल्ड बढ़ेगा। तो सिंपल है। अच्छा, आप अगर गोल्ड सिल्वर का परफॉर्मेंस सेंसेक्स से भी देखोगे ना तो यू विल गेट ए कंप्लीट आइडिया। जैसे मैं सबसे इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूं, 2010 गोल्ड 20,000 था, सेंसेक्स 20,000 था, दोनों भाई एक साथ चल रहे थे। लेकिन 2015 में आते आते गोल्ड 25,000 और ये 26,000। 2020 में ये 50,000, देखो 25 का 50 हुआ, लेकिन यहाँ पे ये पिछड़ गया बेचारा 47। 2025 में ये पहुंच गया 5 का 50,000 का 1 लाख, 1 लाख का भी लगभग अगर मैं देखूं तो ये 6 साल के अंदर 1.5 लाख होने की तैयारी में। और जबकि आज भी हम जो हाई लास्ट टाइम मारा था उसी का वेट कर रहे हैं, अभी मारेगा नहीं। दूसरा, आप सोचो कंसिस्टेंट रिटर्न देखो, 2005 में 20%, 20%, 14%, 28%, 20%, 20%, 30%, डबल डिजिट रिटर्न कंटिन्यू कंसिस्टेंट है। और दूसरा एक फायदा भी है, कमोडिटी में अकाउंट आप खुलवाते हो या इन्वेस्ट करते हो ना, आप ये मान के चलो आपका 5 लाख से 8 लाख रुपए का फायदा है। क्यों? हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इक्विटी में हम रोज ऊपर नीचे देखते हैं, कमोडिटी में देखो कितना लीनियर है। आप एब्सोल्यूट रिटर्न देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, हाँ बीच में इतनी तेजी के बाद टूटा, लेकिन कितना? 6%, 7%। अच्छा, एक ब्यूटी चीज ये भी है कि कॉमेक्स में 40% गोल्ड टूटा हुआ है, हमारे इधर नहीं टूटे क्योंकि रुपी वीकनेस हो जाएगा। और रुपी वीकनेस की जगह हम एक्चुअली इंसुलेटेड है, तो इंडिया में कभी किसी ने सोने में गिरावट या मंदी देखी नहीं, हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखा है। अभी भी आप देखिए, लास्ट अगर आप कोविड के बाद से देखोगे, यहां से आप देख लीजिए 19 में 20%, 20% कोविड में बढ़ गया था एकदम, इसलिए लास्ट लास्ट में थोड़ा टूटा, लेकिन अल्टीमेटली 14%, 14%, 20%, 70% ऐसे करके मूवमेंट आया। अच्छा, इक्विटी के अंदर देखो, 2008 में क्रैश, ये तो 52 दिखा रहा है, बाकी इतिहास तो आप जानते ही हो। जिस दिन इक्विटी में क्रैश आया गोल्ड बढ़ गया हमारा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जब जब इक्विटी में कोई भी क्रैश आता है, चाहे 2008 का क्रैश है, चाहे 2011 का, जब हमने देखा हीरो में क्राइसिस था, अब 2011 में भी हम देखे यहाँ पे 24% टूटा, बट यहाँ पे उसके अगेंस्ट 30% बढ़ गया। हाँ, चांदी कम बढ़ेगी क्योंकि चांदी भी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। 2020 तो हम जानते ही हैं, 23, 24, 25 तो रेगुलर। तो जब जब हमने देखा इक्विटी मार्केट में कंसर्न्स है, तब तब हमने देखा कि एक ये 2015 में थोड़ा बहुत तो ऐसा हुआ है,
अदरवाइज कोरिलेशन आप देखिए, जब भी इक्विटी में फॉल है, इवन ये तो कोविड में भी आपको 15% ऊपर ही दिखाएगा क्योंकि लास्ट में रिकवर कर गया था, लेकिन अल्टीमेटली इक्विटी में जब जब थ्रेट है, हम देखिए कमोडिटी में। अब तक सोने की तो बात हो गई है, बट अब चांदी इन फोकस। तो अब तक गोल्ड एज ए ट्रेजर ऑफ पास्ट रहा है, रामायण काल ये सब देखे हमने, लेकिन सिल्वर इज ए टूल किट ऑफ मॉडर्न एंड डिजिटल एज। बिकॉज आज चांदी जो है वो एक खाली करेंसी है नहीं, एक स्ट्रेटेजिकल मेटल बन चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हम ग्लोबल डेट क्राइसिस की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, सोनियर इंटीग्रिटी की बात करते हैं, बट चांदी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। बट आज चांदी एक तरह का मॉनेटरी रिस्क जहां पे है, चांदी है, एनर्जी ट्रांजेक्शन है, चांदी है, सप्लाई कंसर्न तो देख ही रहे हैं हम लोग। और जो अभी की रैली है ये पहले से पता चल सकती है। जैसे 1980 में भी ऐसा हुआ था जब हंट ब्रदर के टाइम हमने चांदी को $50 होते हुए देखा। 2011 में भी हमने देखा था चांदी $50 टच की थी। और जब ये स्लाइड मैंने पुरानी निकाली है, आज से 10 महीने पहले पुरानी, जानबूझ के लेके आया हूं ताकि आपको पता चले, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए 1980 में तेजी क्या बनी। तो हमने जून 1977 से जनवरी 80 तक की तेजी देखी। और आज डेट है 14 तारीख और ये डेट आने वाली है। जब चांदी $50 का लेवल छुआ था, $4 से $50, और $50 से $10, मतलब 78% का फॉल। कारण यहाँ पे हंट ब्रदर, डॉलर डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, कच्चा तेल ऊपर, लड़ाई चल रही थी, इसके चलते ये तेजी देखी। बट हंट ब्रदर डिफॉल्ट कर गया, कॉमेक्स में मार्जिन बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी तेजी आने लग गई। इंडस्ट्रियल डिमांड, ऊंचे भाव पे इंडस्ट्रियल डिमांड खत्म हो जाती, वो हो गई, अल्टीमेटली मार्केट टूट गया। 2011 थोड़ा स्ट्रक्चरली स्ट्रांग था क्योंकि यहाँ पे देखो 77, तो 78, 79, 80, 2.5 साल की तेजी थी। और यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर 8 मैंने बताया था अभी आपको, और अप्रैल 21 की जगह 25 पकड़ लो। तो अक्टूबर 8, 9, 10, 11, अगेन 2.5 साल की तेजी। यहाँ पे क्यों आई, QE2 चल रहा था, डॉलर में वीकनेस था, ETF में बाइंग थी, इन्फ्लेशन था, CME ने मार्जिन बढ़ाती, भाव नीचे आ गया, ओवर क्राउडेड लॉन्ग पोजीशन बन गई जो अभी बन भी रही है। यहाँ पे हमने $8 से भाव बढ़ते हुए देखा और करीबन $50 तक का लेवल देखा। बट वहां से करेक्शन भी आया $50। लेकिन इस बार की जो रैली थी वो जबरदस्त रैली थी, और उसी के चलते हमने $31 पे बताया था कि ये बड़ा तेजी आएगी जो $50 टच कर जाएगी। और ये कंपैरिजन है, देखिए वो टाइम पे इंडस्ट्रियल यूज कम था, मॉडरेट था, इस बार इंडस्ट्रियल यूज भी है, ग्लोबल डिमांड भी है, फिजिकल कंडीशंस भी बनी हुई है, टेक्निकली भी इस बार स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है जो हमने $70 का लेवल बताया था। गोल्ड सिल्वर रेशियो से भी हमको ये पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। अगर टारगेट की बात करें तो ये मैंने टारगेट रखा था जब 1980 में हमने यहाँ पे $40, यहाँ पे $40 देखा था, और हमने बताया था कि अब यहाँ से मार्केट ये देखिए $35, $36 चल रहा था, जब मैंने बोला था कि कम से कम आप $70 का लेवल और आगे जाके $100 भी देखोगे। बट हाँ, हमने 1 साल नहीं 2 साल का टारगेट लिया था, और ये 1 साल में आ गया क्योंकि मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने 12 महीने का टारगेट रखा था 1,30,000, जो अब तो बहुत ऊपर निकल गया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है एनर्जी से, हमने बुलियन में आते हुए देखा, बुलियन से बेस मेटल और फिर एग्री, जो मैंने अभी बताया। तो गोल्ड में हम जानते ही हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब में हमने फेड, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये सब की वजह से तेजी आई। चांदी में भी अगर हम देखें तो चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत साउंड है, ETF की डिमांड है, आज 200 मिलियन आउंस खाली ETF में जा रही है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड है, सोलार में चल रहा है, जिसकी वजह से चांदी आज हम 2,90,000 देख पा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल विच कैन रिप्लेस सिल्वर। तो आज आप देखेंगे तो कॉपर EVs में, सोलार में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब जगह पे यूज हो रहा है। तो आई थिंक कॉपर में रैली बड़ी बनेगी। लेकिन स्टोरी ये नहीं है, बिकॉज एक चीज ध्यान रखना, कमोडिटी के अंदर हमेशा रिप्लेसमेंट रिस्क होता है। आज कोल है, रिन्यूएबल एनर्जी से चेंज हो गया, प्लेटिनम प्लेटिनम से चेंज हो गया, क्रूड नेचुरल गैस CNG PNG LNG से चेंज हो गया, तो चांदी भी कॉपर से रिप्लेस हो सकती है। एंड इसी की वजह से स्पिल ओवर हम कॉपर में देख रहे हैं। लेकिन मेरी कहानी कॉपर का हीरो नहीं है, कॉपर तो बढ़ेगा 30-40%। मैं बोलता हूं बढ़ेगा तो एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास सरप्लस में है, और एल्यूमिनियम ही है जो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। उदाहरण, आपके घर का AC ओपन कीजिए, जहां पे आपके पास
पहले कॉपर के कॉइल होते थे और अभी एल्यूमिनियम के कॉइल है। अरे 10 साल पहले भी 40,000 में आपको 1 टन का एसी मिलता था और आज भी मिल रहा है। तो चेंज क्या हुआ? कॉपर से एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गए। तो आई थिंक एक बड़ी रैली जो कमोडिटी में बननी है वो एल्यूमिनियम पे बननी है। तो पहले भी हमने ये चीज 2001 से 2008 में देखा था, जब सोना भी चला चांदी भी चली, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ी तेजी दिखाई। लेकिन कमोडिटी खाली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी। क्योंकि अब तक हमने क्या देखा, गोल्ड की रैली बहुत उन्होंने मिस की, चांदी में थोड़ा अच्छी एंट्री हुई। अब कॉपर और एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि आने वाले, क्योंकि ये मैच्योर्ड रैली है, ये मिड रैली खत्म होने वाली है। और अर्ली स्टेज में कॉपर था लास्ट ईयर, अभी मिड में आ चुका है। और एल्यूमिनियम आई थिंक अगले साल 2 साल के लिए, चाहे आप उसमें इक्विटी में लीजिए किसी में भी लीजिए। लेकिन ये लास्ट स्लाइड है जहां पे हम देखेंगे गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखने से क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जानबूझकर 1 जनवरी 2005 में लिया। क्योंकि मैं 8-9 लेता तो आप तुरंत बोलते सर करेक्शन हुआ था उसको भूल गए आप। तो यहाँ पे हमने लिया और इसकी वैल्यू 2025 के अंदर करीबन 61-90 तक हुआ, 61,90,000। दैट हैज गिवन मी 13.4% का सीजीआर। गोल्ड में अगर पैसा डालता तो गोल्ड में मेरे को 16.4 मिलता। लेकिन व्हाट वी रिकमेंड कि 80-20 का अगर कॉम्पोजिशन करते हैं तो यू विल गेट अ बेस्ट रेट विच इज अराउंड 14.2, बिकॉज आपका रिस्क 20% से कम हो जाता है और हेज हो जाता है। अब कैसे होता है इसके भी हमने और पैरामीटर्स दिए। आप देखिए यहाँ पे इक्विटी मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन लिया क्योंकि 2008 था, बट गोल्ड यहाँ से पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी अंडर परफॉर्मिंग था, गोल्ड ओवर परफॉर्मिंग। इक्विटी में रिकवरी आई, गोल्ड में थोड़ा स्टेगनेंसी आई। तो अल्टीमेटली जब जब आप ये डिस्पैरिटी देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि सपोज गोल्ड करेक्ट करता है, इक्विटी अगर बढ़ेगी भी तो आपका 80% है ना। तो हमने क्या किया, हमने 100% निफ्टी में डाल के देखा तो वी हैव गॉट 13.4। हमने 100% गोल्ड में डाल के देखा, वी हैव गॉट 16.4। बट वी डोंट रिकमेंड कि आप सारा पैसा गोल्ड में या कमोडिटी में डाल दो। वी वांट कि आप कहीं ना कहीं 20%, तो हमने 20%, 30% और 40% का निकाल के देखा तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बट मेरा एक थंब रूल है जो बोलता है एज-10। एज-10 अगर आप डालते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम बोलते हैं अगर स्टैंडर्डली भी अगर आप, क्योंकि पुरानी बुक्स में 5% 6% का कोरिलेशन बोलते हैं, आप गोल्ड में डालिए पैसिव में डालिए। बट मैं बोलता हूँ अगर 20% का कोरिलेशन रखते हो, आप पोर्टफोलियो में एलोकेशन रखते हो, तो 14.2 का आपको एलोकेशन, और विच इज वेरी गुड। क्योंकि जब जब इक्विटी में करेक्शन आएगा, जब जब इक्विटी में करेक्शन आएगा, आप देखोगे कमोडिटी खास करके सोना चलेगा ही चलेगा। तो फाइनल थॉट पहला, कि कमोडिटी या गोल्ड हमारे कल्चर में है, हमारे लेगेसी में, हमारे पास इमोशन है। इसकी वजह से अब तक हमने कभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं, बट दिस इज द टाइम आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखना है। क्योंकि जब जब क्राइसिस आता है गोल्ड मजबूत होता है। और पोर्टफोलियो में एलोकेट करोगे आप तो डेफिनेटली 20% तक भी अगर आपका एलोकेशन रहेगा, दैट विल फेच यू अ गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। और की फैक्टर्स बहुत इजी है समझना, जैसे ये साल में मॉनेटरी पॉलिसी में जियो पॉलिटिकल टेंशन, रिजर्व डिमांड कैसी है, डेट क्राइसिस में क्या हो रहा है, एशिया डिमांड कैसी है, ईटीएफ में क्या है, ये चीज ध्यान रखोगे तो आपको आराम से इसमें मिल जाए। आई थिंक इन टाइम एंड इन फ्लो। तो राहुल, ऑल विथ यू नाउ। अब जो जो सवाल है हम ले सकते हैं। एंड देन अजय भाई, आई थिंक एग्जैक्टली ऑन इन टाइम आपने खत्म किया है। इससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकता था। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू क्वेश्चंस। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंगली आपने पूरे सेशन में जियो पॉलिटिकल टेंशन और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में काफी चीजें कही। सो एक हमारे कस्टमर हैं, वो जानना चाहते हैं क्या गोइंग फॉरवर्ड, नोइंग जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिस हिसाब से ट्रम्प हो रहा है, ट्रम्प ईरान के ऊपर बहुत जल्द शायद कुछ करने वाला है, या होने वाला है नहीं होने वाला है, वी डोंट नो, बट उसके ऊपर चल रहा है, यूक्रेन रशिया कंटिन्यूसली चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो क्या आपका व्यू है, क्या गोइंग फॉरवर्ड, आई एम सॉरी, क्या ये गोल्ड सिल्वर की रैली कंटिन्यू रहेगी? इंटरेस्ट रेट किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडियन कमोडिटीज को? देखिए कभी भी मेरा मानना है कोई भी खबर आती है वो कान में आती है, जब टीवी पे आती है तो खबर नहीं, खबर बनी। क्यों?
प्लीज समझिए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो एक दिन में नहीं आएगा, वो एक थरो है पूरा। आज इंडिया पाकिस्तान बोल लीजिए या चाइना ताइवान की बात कर लीजिए, मार्केट है ऑलरेडी फैक्टरिंग। तो बहुत बार आपको कमोडिटीज में ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी न्यूज रहेगी जो आने वाली, अभी हम यूएस ईरान की बात करें, सबको पता है कि ये सैटरडे संडे कुछ ना कुछ बम गिराएगा, तो ऑलरेडी उसकी वजह से गोल्ड तेज है। तो यस, जियो पॉलिटिकल टेंशन। अच्छा एक चीज है, इससे पहले के सालों में हम एक आधे रीजन देखते थे, बट ये 3 सालों में सारे रीजन एक साथ आ गए हैं। तो प्राइसेस ओवर स्ट्रेच है। मैं ये नहीं बोलता हूँ यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, करेक्शन ड्यू है, जैसे चीजें मैच्योर होगी, बट अभी भी गोल्ड सपोर्टिव है बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग जियो पॉलिटिकल टेंशन। सर करेक्शन ड्यू है, आपने बहुत अच्छा कहा, और वो ये क्वेश्चन है तो मैं उसी को फॉरवर्ड लेते हुए, एनी करेक्शन एक्सपेक्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉर 2026 एनी टाइम सून इन जनवरी? देखो, जून में दो ट्रिगर पॉइंट है, वो कल कल के दिन का ही है। जैसे ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स जिसमें 107 बिलियन का फंड है, इन्होंने अभी जो रिकॉम्पोजिशन किया है जिसमें बोला 33% का एलोकेशन हम एक सेक्टर में करेंगे, और डेट टू उसके अंदर 15% सिंगल कमोडिटी में रखेंगे। पिछले साल का एलोकेशन 20.4 का था गोल्ड में, जो अब रिड्यूस करके 14.9 करेंगे। डेट मीन 7 बिलियन पैसा निकलना है। अब वो आज निकले कल निकले बट निकलेगा। और सिमिलरली चांदी में भी 7 बिलियन निकाले, क्योंकि देखिए आपके गले में चैन है ना, आप जाकर बेचने के लिए तैयार नहीं हो आज की डेट में, अरे भाव बढ़ गया मैं बेच दूंगा। लेकिन ईटीएफ ईटीपी जो होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ये चंचल होते हैं। इमीडिएटली व्हाट दे विल डू, इमीडिएटली भाव बढ़ा, बेच भाई, मेरे को 20% मिल गया, 30% मिल गया। तो देर इज अ वेरी हाई रिस्क कि 200 मिलियन आउंस का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है चांदी में, वो लिक्विडेट हो सकता है। और इतिहास है कि चांदी देखें तो 80% भी फॉल हुआ है। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर एटलीस्ट बैर मिनिमम 40-45% का करेक्शन। डेट मीन अगर 3 लाख का भी भाव है तो आई थिंक कि 1.5 लाख के आसपास का एटलीस्ट बैर मिनिमम, 1.5 से लेकर एक 60-70 के आसपास का एक बेस क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 50 years नेवर दिस टाइप ऑफ पैराबोलिक गेन हैज रिमेन ऑन एलिवेटेड लेवल। पैराबोलिक में आप प्लेटिनम बात कर लीजिए, क्रूड बात कर लीजिए, $200 की बातें हो रही थी, $150 से टूटकर हमने $60 आते हुए देखा। तो कमोडिटी में सबसे बड़ा रिस्क है वो रिप्लेसमेंट रिस्क है। एंड यस, हाँ महीनाभर और तेजी रह सकता है, बट यस कम से कम चांदी में 40-45% बैर कंजर्वेटिव ये करेक्शन। एंड गोल्ड में भी अगेन 20-25% का करेक्शन ड्यू है। एलोकेशन कम रखो बट एसआईपी के द्वारा। एसआईपी ही एक नेक्स्ट टॉपिक था मेरा डिस्कशन का। किसी ने पूछा है क्या है ना, हम ट्रेडिंग जब करते हैं कमोडिटी इक्विटी में, हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली कर पाते हैं, समझ पाते हैं। किस तरीके से गोल्ड या सिल्वर में या फॉर दैट मैटर कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काम किया जाए, अगर उस बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं क्या? सर मेरे को लगता है आपका सेशन सुनने के बाद मैं छोड़िए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कन्विंस नहीं होगा कि कमोडिटीज में आपका एलोकेशन होना चाहिए, बट किस तरीके से उसे एलोकेट करें, या किस तरीके से डीमैट फॉर्मेट में लें या ईटीएफ फॉर्मेट में लें या फिजिकल फॉर्मेट में लें, जरा उसके ऊपर थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। देखिए सबसे पहले फ्रैंकली वी डोंट हैव एनी मेजर प्रोडक्ट्स, क्योंकि क्या होता है जनरली वी हैव इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट है, देन फ्यूचर मार्केट है, देन ऑप्शन मार्केट है। बट इन केस ऑफ कमोडिटी वी हैव स्टार्टेड विद फ्यूचर एंड ऑप्शन, फिजिकल अभी भी अनटैप्ड मार्केट है। तो पहला चीज, मेक योर माइंड कि एटलीस्ट योर पोर्टफोलियो शुड हैव 18-20% एलोकेशन इन कमोडिटी, नॉट ओनली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। आई एम टॉकिंग अबाउट 18-20% का एलोकेशन होना चाहिए। It could be in precious metal, it could be in base metal, it could be in agri commodity. तो एज ऑफ नाउ एग्री वी डोंट रिकमेंड बिकॉज वहां पे खाली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। अगर आप डेरिवेटिव समझते हो, सीखते हो अच्छे से, तो ही आप जाना, अदरवाइज नहीं जाना। हमारे पास आज की डेट में जो सबसे बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट है वो है गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, ईटीएफ के तौर पे। म्यूचुअल फंड में आप जाओगे तो मल्टी एसेट है, अगेन वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थर्ड एसजीबी, 7 ईयर गोल्ड बॉन्ड, जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद गोल्ड सिल्वर के बार कॉइन है, बट अगेन उसमें मेकिंग चार्जेस आ जाता है। एंड देन ज्वेलरी, जो वाइफ को भी खुश करता है और हमारे पोर्टफोलियो को भी खुश करता है। बट ध्यान रखिए, वेन आप ज्वेलरी बाय करते हो आप बेच नहीं सकते, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, ये चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। तो मेरे हिसाब से यस, गो विद 20% एलोकेशन कमोडिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, आज भी मैं बुलिश हूँ चांदी में। वी आर एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू बी अराउंड $150 ऑल्सो, बट
विद द करेक्शन ऑफ 40-50%, एंड $150 जो बोल रहा हूँ अगले 4 साल में बोल रहा हूँ, नॉट 4 महीने में या साल, क्योंकि ये फोमो है एज ऑफ नाउ। तो मैंने गोल्ड की रैली 1645 में पकड़ी थी, 35-3600 में आई एम आउट। बट उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने लिया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। चांदी मैंने 1.5 लाख के ऊपर मैंने कभी बाइंग रिकमेंड नहीं की है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, आप ले बेचो, निकल जाओ। बट यहाँ पे फोमो है। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। आप आपको जो भी अमाउंट डालना है अगले 6 महीने में स्कैटर कर दीजिए और डालिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन यस, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। करेक्ट, नहीं, पॉइंट वेल टेकन। सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर डेफिनेटली हमें वर्क करना चाहिए। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बातों बातों में कह दी कि है ना, मुझे गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा करेक्शन दिखता है, और आने वाले समय में वो अच्छा करेक्शन आ सकता है। यही समझना है कि क्या ऐसा फैक्टर बनेगा या क्या ऐसा माहौल बनेगा। देखिए, जितना मैं क्वेश्चन से समझ पा रहा हूँ, आज के तारीख में गोल्ड सिल्वर या सिल्वर की स्पेसिफिकली बात करूं तो 10,000 पॉइंट का मूवमेंट बहुत कॉमन हो गया है। 10,000 पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 4-5% इन सिल्वर। सो क्या ऐसा मोमेंटम बनेगा या ऐसा क्या फैक्टर्स बनेंगे जिससे मुझे पता चलेगा ये 50% का फॉल चालू हो गया है या 40% का फॉल चालू हो गया है, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक एडवांटेज मिले फॉल में। देखिए, कमोडिटी बहुत इजी है। आप किसी बुफे में जाते हो, 50 रसगुल्ले पड़े हैं, और आपको कितना खाना है वो आप जानते हो। देखिए, कमोडिटी इज मेंट फॉर अ रिटर्न ऑफ 18-20%। ये जनरिक। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन कुछ बैलेंस शीट टाइट होगी, विल गेट अ गुड रिटर्न। बट रिटर्न भी 200% क्रेजी है। तो ये आप खुद ही समझ जाओ कि ये क्रेजी चलता नहीं है। आज प्लेटिनम है, प्लेटिनम हमने $2300 देखा था, वहां से 650 भी आया। तो पहला, हाँ, देर आर टेक्निकल टूल्स, बट आई डोंट, मैं ये नहीं बोलता 100% रिलाई करो, बिकॉज फंडामेंटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल में एक चीज ध्यान रखो, जियो पॉलिटिकल टेंशन। कोई भी इतिहास में पहले की लड़ाई, जैसे महाभारत भी 16 दिन लड़ी गई है। कोल्ड वॉर एक अलग चीज है। तो कभी भी कोई भी लड़ाई होती है वो महीना, 2 महीना, 3 महीना चलती है, खत्म हो जाती है। बट इस बार रशिया यूक्रेन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे जैसे ये पीस टॉक आएगा आएगा और एक साइकिल होती है वो खत्म होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, इकोनॉमिक ग्रोथ। आज जैसे चाइना मार्केट में स्टिमुलस दे रहा है और इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, तो आदमी क्या देखेगा, अरे सोने में तो अभी 180% का रिटर्न मिल चुका है ना, अब मैं दूसरे एसेट क्लास में जाऊं। तो पोर्टफोलियो रीसेटलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो कमोडिटी इंडेक्स में जो बात कर रहा हूँ उस पर आप नजर रखिए, क्योंकि वो पैसा निकलेगा। तो आई थिंक सिंपल है, अभी तो बोलने की जरूरत ही नहीं। 80% या 200% की रैली बनी है, विच इज नॉट डाइजेस्टेबल। और दूसरा, जैसे काफी लोगों ने सोलार ये सब की बात ही की, आज जो हम बात करें, देखो टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आज $25 पे मैंने मेरी इंडस्ट्री स्टार्ट की और मैंने बोला चांदी लेकर मैं ये XYZ बनाऊंगा। आज वही $25 का भाव $100 हो जाएगा, कैसे सर्वाइव करूंगा मैं? अल्टरनेट देखूंगा। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी में अगर कोई बड़ा जंप आ जाता है तो वो रिप्लेसमेंट में चले। करेक्ट, करेक्ट। काफी अलग अलग कमोडिटीज पे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं एक क्लब करके आपको पूछता हूँ। फूड ग्रेन या एग्री कमोडिटीज में कैसे इन्वेस्ट करें? एनर्जी पैक में क्या हो सकता है अगर चाइना सोलर कैपेसिटी बढ़ाता है? एल्यूमिनियम में, जैसे आपने व्यूअर्स को एक रिकमेंडेशन दिया कि एल्यूमिनियम कैन बी द नेक्स्ट फ्यूचर गोल्ड, तो ऐसे कौन से स्टॉक पकड़ें जो एल्यूमिनियम की रैली में हमें इक्विटी में हेल्प कर सकें? और कॉपर का क्या टारगेट होना चाहिए 2026? तो ये चार अलग अलग कमोडिटीज के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लब करके पूछ लिए। ठीक है। तो एग्री के लिए वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट राइट नाउ। वो हमारे पास डेरिवेटिव में NCDEX करके एक्सचेंज है। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में गोल्ड सिल्वर में करते हैं, उधर आप डेरिवेटिव में कर सकते हो। या आजकल नया तरीका भी आ गया है कि आप वेयर हाउसिंग कंपनी से जो एग्री लेंगी बैठेगी और आपको इन्वेस्ट कर सकती है, वो एक ऑप्शन है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये सब मिल जाती है, आप कभी भी कनेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूं। सेकंड है कॉपर एल्यूमिनियम। यस, आई एम स्टिल बुलिश बिकॉज कंजम्पशन साइकिल स्टार्ट है और बिना डेटा सेंटर के, बिना ईवी AI के ये सब नहीं चलेंगे। 16% कॉपर वायरिंग यूज होती थी ट्रेडिशनल कार में और अब होती है 62%। दैट मीन कॉपर हैज टू गो अप। आई एम एक्सपेक्टिंग bare मिनिमम कंजर्वेटिव टारगेट $15,000 ऑन LME, विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 13,000 13,200। तो स्टिल भी हम, और हम लोग 9,500 से तेजी में है। और हमारे यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो आई थिंक 1,500 1,600 तो बैर मिनिमम है, बट बियॉन्ड दैट भी जा सकता है। एल्यूमिनियम अभी तक रैली स्टार्ट नहीं हुई है, बट मुझे लगता है जितनी चांदी बढ़ेगी उतना कॉपर बढ़ेगा, और जितना कॉपर बढ़ेगा उतना एल्यूमिनियम बढ़ेगा। इसका अच्छा देखने का तरीका, मैं रेशियोज में बहुत अच्छा हूँ,
ये खाली मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2012 से रेशियोज में काम कर रहा हूँ। आप जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हो, आप सिल्वर कॉपर रेशियो देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कॉपर कितना बढ़ सकता है। और सिमिलरली सिल्वर एल्यूमिनियम या कॉपर एल्यूमिनियम देखोगे तो यू विल गेट ए एटमोस्ट क्लियरिटी कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो स्टॉक वाइज देखिए, स्टॉक मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, पहले मेरा काम नहीं है, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। सेकंड, जब आप स्टॉक लेते हो तो आप मैनेजमेंट का कॉल भी लेते हो कि आज वो मैनेजमेंट वो रिस्क ले रही है कि नहीं ले रही। बट डिस्पाइट इट, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, नाल्को, जितना भी मेटल इंडेक्स है, आप निफ्टी मेटल इंडेक्स में चार्ट्स पे आप जाओ, वहां पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा विच इज शोइंग ए गुड ब्रेकआउट। दैट मींस मेटल सेक्टर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। करेक्ट, करेक्ट। टाइम की कमी है, लेकिन मेरे पास काफी क्वेश्चन है, मैं 5-10 मिनट आपका और चाहूंगा। किसी ने पूछा है ऑप्शंस को किस तरीके से कमोडिटीज में यूज किया जाए। ऑप्शंस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब जिस हिसाब से वीकली ऑप्शंस है। एक समय था जब हमारे पास डेली ऑप्शंस आ गए थे, कोई ना कोई इंडेक्स इक्विटी में अवेलेबल था जिसमें ट्रेडिंग की जा सकती थी। आज भी अगर हम देखें, ट्यूसडे को निफ्टी में, सैटरडे थर्सडेज को सेंसेक्स में काफी अच्छी ट्रेडिंग होती है। सो ऑप्शंस को कमोडिटीज में किस तरीके से यूज करना चाहिए, उस पे अगर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। अनटैप मार्केट है। आज हम लोग जो ऑप्शन राइटर है वो विक्स को देखते हैं। मैं बोलता हूँ जो गोल्ड सिल्वर कॉपर क्रूड नेचुरल गैस में जो विक्स है वो आपके निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं। सेकेंडली, खाली समझने की जरूरत है। देखिए आज यूजर्स, कुछ लोग अगर B2B देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आज ज्वेलर के पास जाइए, उसको आप स्ट्रेडल स्ट्रैंगल ये बताओगे, वो बोलेगा साहब हमको पल्ले नहीं पड़ता। मैं जाकर उनको एक ही चीज बता दूं, सस्ते में लेना है महंगे में बेचना है, लिए हुए माल को भाड़े पे लगना है। आप नीचे के ऑप्शन राइट करके बैठो, अगर आपको सोने चांदी की तेजी लग रही है, विक्स भी अच्छा है, प्रीमियम भी अच्छा है, आराम से मिलेगा। तो कोई नया चीज नहीं है, जो इक्विटी में कर रहे हैं वही कमोडिटी में है। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत जन मानते हैं अरे लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी भी अच्छी है बट आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। वी हैव गोल्ड मिनी, वी हैव सिल्वर मिनी, वी हैव क्रूड, सब अच्छा है। तो आई थिंक जो स्ट्रेटेजी हम लोग इक्विटी में यूज करें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो रेशियो में ऑप्शन करता हूँ, जैसे निफ्टी गोल्ड रेशियो। अब आप देखिए, जब निफ्टी, अभी निफ्टी नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। आप क्या कीजिए, गोल्ड का एटीएम ले लीजिए और निफ्टी का एटीएम पुट ले लीजिए, क्या होगा, ये रेशियो में निफ्टी नीचे जाएगी, पुट में पैसा मिल जाएगा, इधर गोल्ड का पुट है। तो यू कैन कंबाइन गोल्ड विथ निफ्टी, गोल्ड निफ्टी विथ क्रूड। तो इस तरीके से ऑप्शन जो आप इक्विटी में कर रहे हो वही चीज कमोडिटी में, कोई नया चीज नहीं है। इनफैक्ट टाइम आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, रात को 11-12 बजे तक आप आराम से काम कर सकते हो जब आपको। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वैसे इसी पॉइंट को आगे लेते हुए अजय भाई, जैसे आप बता रहे हो, कोई न्यूज 3:30 के बाद आती है, वो आपके कमोडिटीज ऑप्शंस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक का वेट नहीं करना है। तो कमोडिटीज आपको वो डेफिनेटली एडवांटेज देता है, टाइमिंग का भी। इंटरनेशनल कमोडिटी होने का फायदा उसमें डेफिनेटली दिखाई देता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। कोई पूछना चाहता है, कॉमन मिस्टेक्स एक न्यू कमर क्या करता है जब वो कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स होती है जो उसे ध्यान रखनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। देखो दो चीज है, एक लिवरेजिंग, बिकॉज आदमी जोश में आ जाता है, वो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। बट डेफिनेटली आप उस चीज पे कंट्रोल रखें। दूसरा है फैक्टर समझना। जैसे मैं राहुल से अगर पूछता हूँ, राहुल भाई मिर्ची खा सकते हो आप 100 ग्राम्स? नहीं कर मैं सकता। शिमला मिर्च की बात कर रहा हूँ। तो समझ कहने का लीजिए। मतलब, कोल्हापुरी मिर्ची और शिमला मिर्च दोनों में फर्क है। कोल्हापुरी करेक्ट। मिर्ची आप 100 ग्राम नहीं खा सकते, 10 ग्राम भी नहीं खा सकते हो, लेकिन शिमला मिर्च खा सकते हो। सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कमोडिटी, their nature, like natural gas is highly volatile, but in the month of October, November, December, you will see this type of volatility. Otherwise market will be trading in a very narrow range. So you have to understand what are the factors which are easily available. आप जो इक्विटी में इतना R&D या बैलेंस शीट बनाते हो उतनी की जरूरत भी नहीं है। आप कॉमन चीजें अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली इजी है। तो आई थिंक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टाइम देने की जरूरत है कमोडिटी को, और थोड़ा सा लिवरेजिंग पे ध्यान रखिए। वैसे भी अभी सेबी बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज को मॉनिटर करी, बहुत सेफ है अभी आज की डेट में। बट खाली ये दो चीजें जिस पे आपको नजर रखना चाहिए, बाकी कमोडिटी बहुत बढ़िया है क्योंकि कमोडिटी जीरो नहीं होती। अजय भाई, आप शायद मेरा माइंड रीड कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली रिलेटेड टू सेबी और बजट था। बजट में आपके कोई एक्सपेक्टेशन, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ 6% ड्यूटी कट हो गया था गोल्ड सिल्वर में। सो ऐसा कुछ कट की मैं डेफिनेटली बात नहीं कर रहा, या तो बढ़ने की या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस
बजट के पर से है आपकी? और लास्ट क्वेश्चन ये है, सेबी के साइड से कोई ऐसी रिफॉर्म्स, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स में काफी रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या हमें कमोडिटीज में भी ऐसा कोई रिफॉर्म्स या सीटीटी कट ऐसा कुछ शायद देखने मिल सकता है क्या? देखो, होप तो सीटीटी का है। अगर जैसे सीटीटी कट होता है ना, इट विल बी ए वेरी गुड गेम चेंजर फॉर कमोडिटी। हम तो ये मानते हैं पिछले 3 साल में इक्विटी में जितने हम बोलते हैं रेगुलेशन ये सब लगे हैं, कमोडिटी में नहीं लगा है ना, विच इज अ वेरी गुड साइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, 2 सालों में लोगों को ये समझ में आ गया कि कमोडिटी इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा है, कमोडिटी में बन रहा है, प्रोडक्ट भी है, तो पीपल आर कमिंग, फंड्स अच्छा आ रहा है। लास्ट बजट से लेकर देखें तो यस, वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग। पहला तो सीटीटी है, दूसरा बीसीपी में अभी भी काफी प्रोडक्ट्स है जो बाकी है। जैसे आज वेयर हाउसिंग ठीक है, पार्टिसिपेट करे, हेजिंग या काफी कमोडिटीज जो ओपन अप नहीं है वो थोड़ा और ओपन अप हो जाए तो आई थिंक वुड बी ए गुड। बट आई थिंक गवर्नमेंट्स पे काम करी मतलब जो खराब नहीं है वो कमोडिटी के लिए अच्छा है। डन डन डन। अजय जी, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं और ले पाऊंगा, आपका टाइम की पाबंदी है, मैं जानता हूँ। आपने हमें 5 बजे तक का समय दिया था, मैं ऑलरेडी 6-7 मिनट ऊपर जा चुका हूँ, तो और समय आपका नहीं लेते हुए मैं सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई मैं क्वेश्चन आपके नहीं ले पाया, अगर आप हमें मेल कर दें, तो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मैं आपको मेल भेज देता हूँ, मैं आपको मेल भेज दूंगा। और अजय भाई, जब भी अपना फ्री टाइम होगा आप प्लीज उस मेल पे जरूर रिस्पॉन्स करें, और मैं इंडिविजुअली सबको उसके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। डेफिनेटली ये सेशन के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्या थॉट प्रोसेस है। एनी विच वेज, अजय जी को हम एवरी 6 मंथ्स 8 मंथ्स डिस्टर्ब करते रहेंगे, और जैसे ही कमोडिटीज में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या कुछ आएगा तो हम उन्हें डेफिनेटली फिर से याद करेंगे, और आप सबके लिए एक तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे लिए समय निकालिए और हमें और जागरूकता लाइए। सो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। रियली थैंक यू अजय जी, आपने जो पर्सपेक्टिव कमोडिटीज का दिया है, मैं खुद एक कमोडिटीज बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल मेरा कमोडिटीज का और क्लैरिटी मुझे मिली है। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज यू हैव शेयर्ड। Thank you so much, Rahul, for giving me opportunity. And literally, commodity will rock in 2026 also. डन सर, डन डन डन, थैंक्स 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 व्यूअर्स। हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे। ये तीसरा सेशन था जब आप लोग ने इतना भरपूर प्यार दिया। आगे सेशंस फेब में भी एक सेशन रखेंगे, उसमें भी हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको कमोडिटी रिलेटेड, इक्विटी डेरिवेटिव्स रिलेटेड आपको टॉपिक्स करते रहें। सो थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, थैंक्स हरी एंड टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेशन, थैंक यू। एंड यस, हैप्पी मकर मकर संक्रांति टू ईच वन ऑफ यू। और कल जरूर से जरूर जो भी बॉम्बे में है प्लीज वोट करें। टुमारो इज द डे जहां पे हमें हमारा राइट यूज करने का मौका मिलेगा। सो कल जो भी बॉम्बे में है प्लीज जरूर वोट करना, और वापस फ्राइडे को मार्केट्स के साथ वापस मिलते हैं। थैंक यू। Thank you so much, everyone. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.